ये आप क्या कर रही है? मैनेजर, अब मैं और यहां काम नहीं कर सकता। देवेश राय नोएडा के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में चिल्ला रहा था। तभी मैनेजर रानी शर्मा ने उसका सारा ऑफिस का सामान बाहर फेंकते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये सुनने के बाद देवेश ने अपना सारा ऑफिस का सामान उठाया और जाने लगा और सोचने लगा, क्या ही दुनिया है। मैंने सीनियरों को कोई गिफ्ट नहीं दिया तो उन सब ने मिलकर मुझे निकलवा दिया। क्या मैं सच में बेरोजगार हो गया हूं? मैं तो सीरियस होकर बिजनेस करना चाहता था। तभी देवेश का फोन रिंग करने लगता है और देवेश तुरंत ही अपना फोन उठाता है और कहता है, बेबी मैं आज तुम्हें बताने वाला था कि। देवेश इतना ही कह पाया था कि दूसरी तरफ से आवाज आती है, देवेश चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। देवेश बोला, क्या? देवेश के मुंह से और कुछ निकल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ से आवाज आया, हाँ अब तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना और हाँ पीछा करने की तो कोशिश भी मत करना। इसके बाद देवेश बोल पड़ा, क्या मैंने कोई गलती की है? आखिर तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्या कोई और तुम्हें मिल गया है जो मुझसे भी अच्छा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारे साथ अब और लंबे समय तक नहीं रह सकती। तुम तो अभी तक फटीची के फटीची ही रह गए हो। मैं अपनी यंग लाइफ तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। ओक गुड बाय। कॉल कट जाती है। ये सब सुनने के बाद तो देवेश को तो मानो सदमा ही लग गया हो। उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, मैंने दिन रात मेहनत करके उसके साथ शादी करने के लिए कुछ पैसे जुटाए थे। आज उसने मुझे छोड़ दिया। क्या ही खराब दिन है आज। नौकरी और छोकरी दोनों ही चली गई। देवेश फिर अपना सारा सामान उठाया और लोगों से अपनी नजर छिपाते हुए लिफ्ट में चला गया। तभी अचानक ही लिफ्ट में एक तेज रोशनी हुई और वहां एक बहुत सुंदर और हॉट लड़की एक टैबलेट नुमा चीज के साथ हवा में तैरती हुई दिखाई दी। लड़की कहने लगती है, मास्टर आपका बिलियनर सिस्टम में स्वागत है और आज से मैं आपकी सर्वेंट हूं। पहले तो देवेश उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हवा में उड़ने वाली बात पर पड़ी वो तो डर के मारे वहीं बैठ गया। वो लड़की आगे कहने लगती है, मास्टर सिस्टम आपको कुछ काम देगी जिसे पूरा करने पर आपको बड़े रिवार्ड मिलेंगे और मैं इन सभी को करने में मदद करूंगी। देवेश के तो डर से पसीने छूट रहे थे और वो हकलाते हुए बोला, तुम हो कौन? ये सब क्या है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो लड़की बोलती है, वैसे मेरा कोई नाम नहीं है। मैं तो एक आई हूं जो कि सिस्टम के होस्ट की सर्वेंट हूं और ये एक बिलियनर सिस्टम है जो आपको अमीर बनने में मदद करता है। हाँ, और रही बात आपका पीछा करने की तो सिस्टम आप जैसे ही नल्ले और बेरोजगार को ही चुनती है। इसको सुनने के बाद थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में ये एक बिलियनर सिस्टम है? तब तो मैं जल्द ही अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। वो लड़की कहती है, हाँ मास्टर ये सब सच है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ साइन इन करना होगा और सिस्टम की बात को सीक्रेट ही रखना होगा, और अगर आप सिस्टम को नहीं चाहते तो मैं चली किसी और नल्ले बेरोजगार को ढूंढने। देवेश उस लड़की को तुरंत रोकते हुए कहता है, आप जैसी कोई ब्यूटी के लिए तो जान हाजिर है, ये साइन इन क्या है? मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देवेश ने साइन इन को क्लिक किया तभी एक पेज खुल गया जिसमें लिखा था कि बधाई हो, होस्ट अपने साइन इन सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसके बोनस के रूप में 100 करोड़ रु आपके खाते में पहुंच गया है। तभी देवेश के फोन पर बैंक से मैसेज आया कि आपके खाते में 100 करोड़ जमा हो चुका है। ये सब देखकर तो देवेश तो बहुत खुश हो रहा था। और आपको 100% कंट्रोल के साथ डार्क मून होटल दिया जाता है और साथ में 100 करोड़ की जैग्यूर एफ टाइप स्पोर्ट कार नीचे पार्किंग लॉट में आ गई है। और हाँ, अब से आपको एक कैबर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करना है। क्या ये सब आपको स्वीकार है? ये सब देखकर देवेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना सारा रुपया और ड्राइवर की जॉब, वो भी स्पोर्ट कार के साथ, कौन मना करेगा भाई, मुझे ये मंजूर है। वो लड़की कहती है, मास्टर ये काम आपको हमेशा नहीं करना है, इसके पूरा होने के बाद आपको दूसरा काम करना होगा और टास्क के पूरा होने पर आपको बड़े बड़े रिवार्ड दिए जाएंगे। मास्टर आपको डार्क मून होटल जाकर वहां पर अपनी कागजी कार्रवाई करनी होगी, इसके बाद वो होटल आपका। तभी वो लड़की एकदम फ्लट करते हुए अपने सीने से कार की चाबी निकलती है, जिसे देखकर तो देवेश के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। चाबी लेते हुए देवेश कहता है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। देवेश मन में सोचने लगता है कि काश ऐसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती। देवेश बोलते हुए कहता है, आज से तुम्हारा नाम सारा रहेगा। जिस पर वो लड़की कहती है, जी मास्टर। सारा कहती है, मास्टर आपकी कार पार्किंग लॉट एरिया ए
सीरीज B11 पर लगी हुई है और वो गायब हो जाती है। देवेश पार्किंग में पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि मानो ये सब बस एक सपना है। देवेश एरिया आर में पहुंचता है तो कहता है कि तो ये है अमीरों का पार्किंग एरिया, यहां तो काफी लग्जरी कारें हैं। एक लड़की वहां अपनी कार का इंजन खोले हुई थी और कहे जा रही थी, ये क्या बला है, इसे अभी ही खराब होनी थी, मुझे जल्दी से जाना है। पता नहीं इस कार की क्या ही प्रॉब्लम है। तभी देवेश वहां आ जाता है और कहता है, मिस यामी, क्या आपके कार के साथ कुछ दिक्कत है? जिस पर यामी देवेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए कहती है, क्या तुम एड डिपार्टमेंट के देवेश राय हो? मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देवेश यामी से कहता है, मिस यामी, क्या आप मेरे कार से चलना चाहेंगी? जिस पर यामी देवेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे अर्बन कॉलोनी जाना है, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तभी वहां रंग बिरंगे बालों वाला एक लड़का आ जाता है जो यामी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मिस ब्यूटी क्वीन, इस जैसे छोटे लोगों के पास कोई अच्छी कार नहीं होगी। इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चलो। यामी गुस्से में उसे दूर करते हुए कहती है, मिस्टर अजय, आप मुझसे दूर रहिए, आप जैसे इंसान के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। देवेश भी बोल पड़ा, भाई अजय, आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार बस यही पास में B11 पर खड़ी है। अजय कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारी कार भी टूटी फूटी होगी। अगर उसमें मिस यामी जाएंगी तो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि वो मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चले, जिसे मैंने कल ही 90 लाख में खरीदा। यामी B11 की जाते हुए अजय से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टेटस की चिंता करने के लिए। मेरा पीछा करना बंद करो, मैं उसी टूटी फूटी कार से ही चली जाऊंगी। तभी दोनों अचानक ही रुक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है जब सामने एक चमचमाती ब्लैक जैग्यूर F स्पोर्ट कार को देखते हैं। तब देवेश कार पर हाथ रखे हुए चाबी निकलते हुए बोला, यही मेरी कार है। देवेश कार का दरवाजा ओपन करते हुए बोला, मिस यामी आइए, ये बैठिए। और सुनो ब्रो, क्या तुम हमारी पूरी कंपनी के जनरल मैनेजर को तुम अपने कचरे से कार में बैठना चाहते थे? इधर अजय हैरान खड़ा सोच रहा था, अरे ये तो वही 100 करोड़ वाली कार है, मैं तो इसे शोरूम में दूर से ही देख पाया था यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसे अपने सामने देख रहा हूं। अजय दौड़कर देवेश के पास आता है और कहता है, भाई भाई, क्या तुम मुझे बैठा सकते हो? जिस पर देवेश बोला, तुम मेरे इस टूटी फूटी कार में बैठने के लिए योग्य नहीं हो। और देवेश वहां से फुल स्पीड में कार लेकर निकल गया। अजय ये सब देखकर हाथ मलता रह गया। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और देवेश मन में खुश हो रहा था कि आज मैंने कंपनी की नंबर 1 ब्यूटी को अपने कार में बैठाया है। मिस यामी सिंह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की अच्छी भी है और साथ ही साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी है। यामी उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, क्या सच में ये कार तुम्हारी है? तुम तो हमारे कंपनी के एड डिपार्टमेंट के एक छोटे से एम्प्लॉय हो। देवेश बोला, नहीं था, मुझे आज ही निकाल दिया गया। वास्तव में देखे तो मैं यंग जनरेशन का रिच मैन हूं। मैं तो सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए लो प्रोफाइल वाले सभी काम करता हूं। देखो, आज से मैंने कैबर ऑनलाइन कार ड्राइवर का काम शुरू किया है और आप मेरी पहली कस्टमर हैं। ओह, तब तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपकी पहली कस्टमर हूं। मैं अभी कैबर पर बुक करती हूं। तभी देवेश के फोन पर मैसेज आया कि आपको मिस यामी सिंह के द्वारा बुक किया गया है। कुछ देर बाद, मिस यामी लीजिए, आपका अर्बन कॉलोनी आ गया। यामी अपना फोन दिखाते हुए बोली, मैंने पेमेंट कर दिया है। ओक बाय, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। अचानक ही वहां सारा आ जाती है, जिसे देखकर तो देवेश चौंक जाता है। सारा कहती है, बधाई हो मास्टर, आपने अपना पहला ऑर्डर पूरा किया। आपका ड्राइवर का काम 5% पूरा हुआ और आपको रिवार्ड के रूप में 500 करोड़ रु आपके खाते में पहुंच दिए गए हैं। तभी देवेश के फोन में बैंक से मैसेज आता है, जिसे देखकर देवेश चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सच में 500 करोड़ है, वो भी सिर्फ एक कैबर टैक्सी ऑर्डर पर। हाँ 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 हाँ, मैं तो अमीर हो गया बे। CH2 मेट विद एक्स गर्लफ्रेंड, शाम के 7 बजे, द डार्क मून होटल में। रोहन, क्या यही फेमस डार्क मून 5 स्टार होटल है? इंडिया के टॉप लग्जरी होटलों में से एक। वाव, ये कितना ऑसम है। यहां तक कि इसमें तो कई सेलिब्रिटी भी अपनी शादी की पार्टी अरेंज करवाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी बर्थडे पार्टी यहां अरेंज की है। ये सब बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि देवेश की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा चौबे थी।
जिसकी आज सुबह ही देवेश के साथ ब्रेकअप हुआ था। पूजा ये सभी बातें रोहन के साथ चिपकते हुए कह रही थी। तब रोहन बोला, ठीक है बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम आज यहीं पार्टी करेंगे। यहाँ का एक प्राइवेट रूम तो बस 70,000 से 80,000 रू का ही है। पूजा रोहन को और कसकर पकड़ते हुए कहती है कि हनी तुम मुझे और पहले क्यों नहीं मिल गए। तभी रोहन दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि पूजा, ये देवेश ही है। जिस पर पूजा भी उधर ही देखते ही चिल्लाते हुए बोली, देवेश तुम ये पर क्या कर रहे हो? तुम फटीचर कहीं कि तुम तो सोचना भी मत कि तुम यहां आकर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मना लोगे। देवेश भी बोल पड़ता है कि तुम अपने आप को बुद्धू मूर्ख मत बनाओ। तुम क्या सोचती हो कि मैं इस जैसे छोटे एवरेज होटल में अपना पैसा खर्चा करूंगा? तभी रोहन एक शैतानी मुस्कान बनाते हुए बोला, छोटा होटल? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा फटीचर आदमी यहां इस होटल में आ भी सकता है? पूजा चिल्लाते हुए कहती है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इस भिखारी को लात मारकर बाहर फेंको। तभी वहां सिक्योरिटी वाले आते हैं। सिक्योरिटी वालों को इतने जल्दी आते देखकर रोहन मन में सोचने लगा कि अब तो इसे लात मारकर बाहर किया जाएगा। लेकिन तभी अचानक ही सभी सिक्योरिटी वाले झुककर नमस्ते करते हुए कहते हैं कि मास्टर देवेश आप आ गए, आपका स्वागत है। ये सब नजारा देखकर तो रोहन और पूजा के मुंह खुले के खुले ही रह गए। पूजा मन में सोचने लगती है कि ये हो ही नहीं सकता। मैं देवेश को 3 सालों से जानती हूं, लेकिन उसके पास तो कुछ ऐसा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? देवेश जैसा फटीचर इस डार्क मून होटल का मालिक हो सकता है? मैं मन ही नहीं सकती। तभी वो होटल का मैनेजर आता है और देवेश को नमस्ते करते हुए कहता है कि मिस्टर देवेश, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में पहले चलकर मैं आपको हमारे कामों के बारे में रिपोर्ट कर दूं। मैनेजर की बातों को सुनने के बाद तो रोहन और पूजा दोनों को यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। देवेश भी मैनेजर से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलिए। ये सब देखकर तो पूजा हैरानी भरी शक्ल लेकर मन में सोच रही थी कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक रिच मैन को फटीचर समझकर छोड़ दिया। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर होटल की सभी फाइल्स लाकर देवेश के सामने रख देता है। ये सब देखकर देवेश कहता है कि मैनेजर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा पहले काम चल रहा था वैसे ही आगे भी चलने दो। मैं आप सभी पर विश्वास करता हूं। मैनेजर आदर भरी नजरों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राय, हम पर भरोसा करने के लिए। तभी वहां एक वेटर मैनेजर को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि मैनेजर रूम नंबर 204 की कस्टमर कंप्लेन कर रही हैं। मैनेजर बोला कि कैसा कंप्लेन है? जिस पर वेटर कहता है कि कल उन्होंने होटल से एक स्पोर्ट कार रेंट पर लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो कार पहले ही कोई दूसरा कस्टमर लेकर गया है और वो दूसरी कार लेने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। ये सब बातें देवेश भी सुन रहा था, तो वो कहता है तुम एक बार होटल के सभी बहीखतों पर नजर डालकर चेक कर लो, तब तक मैं इस मैटर को सेटल करता हूं। मैनेजर बोला कि ठीक है मिस्टर राय, और मन में सोचता है कि मिस्टर राय तो बहुत यंग है, क्या वो ये सेटल कर लेंगे? वहां से देवेश निकलते हुए एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि अरे यार, अमीर होने से ज्यादा मेहनत तो उसके दिखावे करने में लगती है। लगता है मुझे अब आदत डाल लेनी होगी। रूम नंबर 204 के सामने पहुंचने पर देवेश दरवाजा खटखटाता है, जिस पर एक लड़की दरवाजा खोलती है, जिसका नाम काव्या शुक्ला था। देवेश उससे बोलता है कि हेलो मिस, मैं ये का इंचार्ज हूं। हम आपके सभी शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आप हमारे कामों से संतुष्ट हो जाएं। काव्या मन में सोचने लगती है, ये यंग हैंडसम कौन है? मैंने तो पहले इसे कभी भी यहां नहीं देखा। काव्या ख्यालों से बाहर आकर कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए दूसरी कार ही ला दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। जिस पर देवेश बोला, ओ मिस, चाहे तो आप मेरी जैग्यूर एफ कार भी चलाने के लिए रेंट पर ले सकती हैं। ये सुनकर काव्या कहती है, क्या मैं इतनी अमीर भी नहीं हूं कि मैं उस जैसी कार का रेंट भी दे पाऊं? और यहां तक कि वो कार दूसरे स्पोर्ट कारों से भी अलग होती है, मैं उसे नहीं चला सकती। तब देवेश बोल पड़ा कि क्यों न मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ दूं, जहां कहीं भी आप जाना चाहे। जिस पर काव्या कहती है कि वैसे आपका आइडिया बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूं, आप तब तक ये काफी पीजिए, मैं अभी अपने कपड़े बदल कर आती हूं। कुछ देर इंतजार करने के बाद काव्या अपने कपड़े बदल कर आती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा ही आकर्षक लग रही थी। एक बार के लिए तो देवेश उस पर से अपनी नजर ही ना हटा पा रहा था। काव्या आकर कहती है कि चलिए मिस्टर चले। उसके बाद दोनों ही नीचे आने लगते हैं। इधर नीचे हाल में रोहन पूजा को ले जाने लगता है, जिस पर पूजा रोहन से हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि रोहन, तुम यहां से जल्द चले जाओ, देवेश आता ही होगा। मैं नहीं चाहती कि देवेश मेरे बारे में कुछ गलत समझे। रोहन वहां से जाते हुए सोचता है, क्या ही दोगली लड़की है ये।
तुम्हें क्या लगता है देवेश अब भी तुम्हें देखना भी चाहेगा? तुम जैसी लालची लड़की को बिल्कुल भी नहीं, तुम बस सपने ही देखती रह जाओगी। पूजा की सहेली पूजा के पास आती हुए कहती है, पूजा तुम्हें क्या लगता है देवेश को इस तरह से छोड़ने पर क्या वो तुम्हें फिर से अपनाएगा? जिस पर पूजा कहती है, क्यों नहीं, मैंने जो 3 साल उसके साथ बिताए हैं, मेरे लिए उसके प्यार के हिसाब से वो मुझे इस छोटी सी गलती को तुरंत ही माफ कर देगा। पूजा की सहेली कहती है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हें एक ऐसा अमीर सच्चा चाहने वाला आशिक मिल गया है। पूजा बाहर खड़ी जैग्यूर एफ कार को देखते हुए बोली कि तुम दुखी मत हो। जब मैं देवेश के साथ दोबारा हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें बाहर खड़ी हुई जैग्यूर एफ में राइड करवाऊंगी। तभी सीढ़ियों से देवेश और पूजा दोनों ही बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। जैसे ही पूजा उन्हें देखती है वो तेजी से उसके तरफ जाते हुए कहती है कि हनी, ये लड़की कौन है? क्या तुम्हारी सेक्रेटरी है? चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी बिजनेस करने में मदद करूंगी। क्या सच में देवेश पूजा को फिर से अपना लेगा? क्या वो पूजा के बहकावे में आ जाएगा? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH3 टोटली ब्रेकअप। देवेश मन में सोच रहा था कि मैं 3 साल तक तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। आज तक मैं तुम्हें एक किस तक नहीं कर पाया। मैंने तो तुमसे शादी के सपने सोच कर रखे थे। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन आज सुबह को वो झूठी प्यार की पट्टी उतर गई। आज मैं जान गया कि मेरे प्यार का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, बस तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। देवेश पूजा की तरफ चेहरा करते हुए कहता है कि अब आपको मुझसे क्या चाहिए और आप हैं कौन? जिस पर पूजा थोड़ी रोनी सूरत बनाते हुए कहती है कि देवेश, क्या 3 सालों का तुम्हारा मुझसे प्यार खत्म हो गया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मेरे साथ बिताए गए वो हर पल भी भूल गए हो? पूजा काव्य की ओर इशारा करते हुए कहती है कि भले ही इसके पास मुझसे अच्छी चार्मिंग बॉडी हो, लेकिन ये मुझसे ज्यादा काबिल नहीं है। देवेश पूजा के उस मासूमियत भरे चेहरे को देखकर पिघलने लगता है। वो वहां उसके सामने खड़ा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि वो पूजा को बहुत प्यार करता था। देवेश के चेहरे को देखकर काव्या समझ जाती है कि आखिर ये सब मैटर क्या है। ये फिर से उसी लड़की के जाल में फंस रहे हैं, और वह सोचती है कि लगता है मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। और वो देवेश के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं कि नहीं? इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही मेरी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं उनके एक्स गर्लफ्रेंड से बेहतर हूं। ये सब सुनने के बाद तो मानो देवेश को होश ही आ जाता है, और वो भी काव्या के उस नाटक में शामिल हो जाता है अपनी एक्स से पीछा छुड़ाने में। और थोड़ा करते हुए काव्या के कैमरे पर अपने हाथ रखे हुए उसे अपने करीब लाकर बोलता है, न केवल उनके पास अच्छी काबिलियत है, बल्कि इनकी शरीर काफी फ्लेक्सिबल भी है। देवेश के अचानक इस अप्रत्याशित एक्शन से काव्या भी हैरान हो जाती है और उसके चेहरा एकदम लाल हो जाता है। दोनों की यह सभी हरकतों को देखकर पूजा और उसकी सहेली का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। देवेश वहां से जाते हुए बोलता है कि अगर आपका सब खत्म हो गया हो तो हम डेट पर जा रहे हैं। पूजा चिल्लाते हुए कहती है कि मत जाओ, मैं तुम्हारी लवर बनाकर रहना चाहती हूं। 3 साल के रिलेशनशिप के वास्ते क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये सब सुनने के बाद तो देवेश का मानो पारा ही हाई हो जाता है, और गुस्से से पूजा को देखते हुए चिल्लाकर कहता है कि क्या प्यार प्यार लगा रखा है? कहाँ गया था ये प्यार जब तुमने मुझे से ब्रेकअप किया था, मुझे को फटीच कहकर छोड़ दिया था और दूसरे लड़के के साथ यहां घूम रही थी? तुमने ये तक नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? तुम मुझे चीट करके यहां बर्थडे पार्टी मना रही हो। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो यहां से चली जाओ। अब तुम्हें मैं कोई मौका नहीं दूंगा, अब से तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सब कहने के बाद देवेश वहां से चला जाता है और पूजा वहीं बैठी ही रह जाती है। बाहर आने पर देवेश काव्या को अंदर मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है और काव्या से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, जिस पर काव्या बताती है कि द शाइन होटल, वहां मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है और मैं आपसे आपको परेशानी में डालने के लिए माफी चाहती हूं। जिस पर देवेश कहता है कि अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है, और आप तो हमारे होटल की कस्टमर हैं। वही दूर शाइन होटल के बाहर 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, अरे यार, ये काव्या कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई? क्या उसने कोई अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसी के साथ है क्या? तभी दूसरी लड़की कहती है कि अरे नहीं, उसने कल कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक स्पोर्ट कार खरीद कर दी है। जिस पर तीसरी लड़की कहती है कि अरे, उसके बहकावे में मत आओ, आज तक मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी नहीं देखा है।
तो कार की बात ही छोड़ दो। आज जब हमारे अमीर बॉयफ्रेंड्स को देखेगी तो उसे जरूर जलन होगी। तभी वहां एक चमचमाती ब्लैक जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार की एंट्री होती है और उसमें से काव्या अपने चश्मे को लगाते हुए बाहर निकलती है। काव्या को उस कार से उतरते देख तीनों लड़कियों का तो मुंह खुले के खुले ही रह जाता है। एक लड़की कहती है कि यह तो वही 100 करोड़ वाली जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार है। यार, सच में इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है। उन तीनों को अपनी तरफ देखते देख काव्या देवेश से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन तीनों से निपटने में? देखो, मैं भी तुम्हारी मदद की थी। जिस पर देवेश समझ जाता है और उसे जाते हुए कहता है कि गुड बाय हनी, टेक केयर और मजे करना। देवेश वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सलोनी बिल्डिंग में एक आंटी चिल्लाकर कह रही थी, अरे वो देवेश का बच्चा कहाँ गया? 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उसने इस महीने का किराया नहीं दिया। जिस पर उसकी बेटी उसे समझाते हुए कहती है, देवेश आता ही होगा, आप पहले शांत हो जाइए और अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। उसने कहा है ना कि वो किराया दे देगा। तभी किसी ने घर का बेल बजाया और लड़की जाकर दरवाजे को खोलती है और देखती है कि वहां देश खड़ा है। देवेश लड़की से कहता है कि और सिस्टर कैसी हो? यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है? जिस पर लड़की कहती है कि भाई देवेश आप आ गए, मेरी माँ आपका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आंटी देवेश को देखती है तो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने अभी तक रूम का किराया क्यों नहीं दिया? देवेश कहने लगता है कि आंटी मैं बस आपसे नमस्ते करने आया हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ से इस जगह छोड़कर जा रहा हूँ। आपने मेरा इतना ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया। आंटी का गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाता है और कहने लगती है कि बेटा देवेश, क्या सच में तुम जा रहे हो? क्या तुम्हारा आगे का कोई प्लान है? ठीक है, जहां जाओ खुशी से रहना है और अगर याद आए तो हम तो हैं ही। देवेश भी मन में सोचता है कि आंटी सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो कितनी गुस्सल है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है, एकदम नारियल की तरह। देवेश उन्हें 15,000 रुपए भेज देते हैं और वहां से चला जाता है। दोनों माँ बेटी उसके सामान के साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। उसकी कार को देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब देवेश उन्हें अपनी सब झूठी अमीर होने वाली बात बताता है कि वो एक अमीर बेटा है और वहां से दोनों से विदा लेकर चला जाता है और दोनों पीछे उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। देवेश अपने द डार्क मून होटल में आता है और वहां का खाना एंजॉय करता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, 5 स्टार होटल की बात ही अलग है। तभी उसके फोन पर यामी का मैसेज आता है कि मैं कंपनी के बाहर खड़ी हूं, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकती हो? जिस पर देवेश भी मैसेज करता है, क्यों नहीं, मैं अभी वहां 15 मिनट में पहुंचता हूं। 15 मिनट बाद देवेश कंपनी के बाहर पहुंचता है, वही यामी खड़ी थी। यामी देवेश को देखकर कार में अंदर बैठ जाती है। तभी देवेश यामी से कहता है कि मिस यामी, क्या आप पहले कैबर पर ऑर्डर कर देंगी? यामी कहती है कि क्या ऑर्डर? जिस पर देवेश उसने कहता है कि अरे टैक्सी का ऑर्डर। मिस यामी, अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? ये समय पैसे बनाने का है। जिस पर यामी भी हंसती हुई कहती है कि ठीक है, ये लोग हो गया ऑर्डर। आगे की कहानी में क्या होगा मिस यामी और देवेश के साथ जब दोनों घर पर पकड़े जाएंगे? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नॉवल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना न भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। CH4 रंगे हाथ पकड़ा गया। यामी मन में सोचती है कि इस 100 करोड़ की जैग्यूर एफ कार को चलाने से पहले देवेश बहुत ही काबिल एम्प्लॉय था और यहां तक कि उसने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीता था। खैर, अब तो कंपनी से निकाला जा चुका है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि यह इस टैक्सी ड्राइवर की जॉब को सीरियसली लेकर मेहनत कर रहा है। जरूर इसमें इसके पीछे कोई मोटिव होगा, हालांकि मैं नहीं जानती कि वह क्या होगा। इधर देवेश के मन में खुशी के मिनी बम फूट रहे थे। सोच रहा था कि यार, ये यामी कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है और यह कितनी हम्बल है। मन करता है कि इन्हें ही अपना गर्लफ्रेंड बना लूं। वैसे भी ये मेरी पहली क्रश है। पहले तो मैं इनके लेवल का नहीं था बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। अब मैं इन पर इंप्रेशन जमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर पहले पूजा को छोड़ने का थोड़ा दुख था, लेकिन अब आज के कारनामे के बाद उसके प्रति सारा मोह खत्म। अब से मैं इन्हीं पर फोकस करूंगा। तभी यामी देवेश से कहती है कि क्या सोच रहे हो, हम कहाँ चलने वाले हैं? देवेश कहता है कि मिस, आपने जहां जाने के लिए ऑर्डर किया है। तभी वहां कार में सारा आ जाती है, जिसे अचानक देखकर देवेश घबरा जाता है। जिस पर सारा रहती है कि चिंता मत करो मास्टर, मुझे वो नहीं देख सकती। जिस पर देवेश यामी को देखते हुए एक आराम की सांस लेता है और फिर सारा कहती है कि वाह मास्टर, क्या ही टॉप क्लास की सुंदर औरत को तुमने अपने कार में बैठाया है। सिस्टम इसे 90 पॉइंट की रेटिंग देती है।
सच में ये तो कमाल की लग रही है। इसके फिगर के तो कहने ही क्या, इसका साइज तो एफ है। और सारा इतना ही कह पाई थी कि देवेश शर्माते हुए उसे चुप कर देता है, जिस पर सारा समझ जाती है और वह आगे कहती है कि मास्टर बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक दूसरा ऑर्डर ले लिया है और सिस्टम आपको 2 सुंदर और हॉट लड़कियों की मदद के लिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 10,000 पॉइंट देती है और आपका मिशन लगभग 50% होने वाला है। तभी यामी बोलती है कि क्या हुआ देवेश, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो। देवेश कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपकी मीटिंग सही नहीं गई है। क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या वो पर्सनल है या बिजनेस को लेकर है। यामी कहने लगती है कि बिजनेस को लेकर है। दरअसल कंपनी चाहती है कि 10 से 12 दिनों में एक लंच इवेंट हो, लेकिन सभी 5 स्टार होटल पहले से ही बुक है। मैं इसी को लेकर थोड़ी चिंता में हूं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। देवेश कहता है कि क्या आपने द डार्क मून होटल को चेक किया, वो तो आपकी कंपनी के लिए पर्याप्त होगी। यामी कहती है कि तुम इतना क्रेजी ना बनो। द डार्क मून होटल दिल्ली के महंगे लग्जरी 5 स्टार होटल में से एक है। मैं पैसे खर्च करने से नहीं डरती, लेकिन उसे बुक करने के लिए बड़े बड़े कनेक्शन की या किसी बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है। देवेश कहता है कि अरे मिस, ये जरूरी नहीं है कि यही होगा। जीवन जो है ना, वो संघर्ष, प्रयासों और आश्चर्य से भरा पड़ा है। अब आप आज सुबह को ही देख लीजिए जब आप मुझसे मिली थी, हो सकता है कि वहां भी कोई सरप्राइज हो। जिस पर यामी हंसते हुए कहती है, वाह क्या बात है, क्या ही फिल्मी डायलॉग लपेट कर मारा है। लेकिन चलो फिर एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। मोड़ो और कार सीधे द डार्क मून होटल ले चलो। जिस पर देवेश बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह कार को पूरा 180 डिग्री पर घूमता है और डार्क मून होटल की तरफ चल पड़ता है। जिस पर यामी डरते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम तो एकदम एक्सपर्ट निकले। कुछ देर चलने के बाद यामी कहती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं उनसे बात नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा किराया नहीं दूंगी, और अगर हम उनसे बात कर पाए तो मैं तुम्हें एक रिकॉर्ड दूंगी, जो भी तुम चाहोगे। देवेश एक कातिल हंसी हंसते हुए कहता है कि तो डील पक्की रही, रिवॉर्ड के रूप में आपको 10 दंड बैठक करना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने। यामी कहती है कि दंड बैठक क्या होती है। जिस पर देवेश कहता है, अरे यार, क्या तुम जिम नहीं जाती हो, चलो फिर गूगल सर्च कर लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। यामी फोन पर सर्च करती है और देखकर उसके गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि यह तुम्हारे सामने करना तो बहुत शेमफुल है। देवेश कहता है कि आप तैयार हैं कि नहीं, वैसे भी शर्त की बात आपने की थी, मैंने नहीं। यामी मन में सोचने लगती है कि मान जाती हूं, वैसे भी जूनियर मैनेजर ने वहां पहले ही बात कर लिया था और वहां कोई भी इवेंट हॉल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। यामी कहती है, अच्छा दंड बैठक ही ना, चलो अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद वे दोनों ही द डार्क मून होटल पर पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर जाते हैं। यामी रिसेप्शन पर खड़ी महिला से नमस्ते करते हुए कहती है कि मेरा नाम यामी सिंह है, मैं आपके मैनेजर रविंद्र जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। पीछे देवेश हाथ हिलाता है और उसे अपने बारे में कुछ कहने से मना कर देता है। वह रिसेप्शन वाली महिला सोच रही है कि लिखता है कि ये बॉस की नई गर्लफ्रेंड है और इसके सामने अगर आने का दिखावा कर रही थी फिर से, लेकिन ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से 1000 गुना सुंदर है। मुझे जल्दी से जाकर मैनेजर मिस्टर रविंद्र जी को बताना होगा। महिला यामी से कहती है, नमस्ते मिस, आप दोनों पहले बैठक में जाएं, तब तक मैं मैनेजर रविंद्र जी को बता देती हूं। कुछ देर बाद मैनेजर वहां आता है और यामी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे देरी से आने के लिए माफ कीजिएगा। यामी मैनेजर से कहती है कि मैनेजर रविंद्र, मैं यामी सिंह हूं, आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी से हमारी कंपनी एक लंच इवेंट करना चाहती है। क्या हाल फिलहाल में द डार्क मून होटल का इवेंट हॉल मिल सकता है। यामी मन में सोच रही होती है कि मुझे इनसे कोई आशा नहीं है, मैंने तो पहले ही सोच रखा है क्योंकि आरडीजे ग्रुप की इतनी पहुंच नहीं है। इधर पीछे खड़ा देवेश मैनेजर को इशारा कर रहा था, अबे मान भी जा, मैनेजर हूं करते हुए कहता है कि ठीक है, आप कब के लिए चाहती हैं, उसके लिए मैं अरेंज कर सकता हूं। यामी खुश होकर कहती है कि क्या सच में। मैनेजर रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कंपनी का 10 दिन में लंच इवेंट का प्लान है। मैनेजर रविंद्र भी हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा मिस यामी, मैं आपको पूरा मदद करूंगा कोऑपरेट करने में। दोनों बाहर आकर अपने कार में बैठ जाते हैं। तब यामी कहती है कि देवेश, तुम तो वरदान साबित हुए, तुमने कहा और सच हो गया, तुम तो सच में कमाल के हो। जिस पर देवेश कहता है कि मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये दुनिया पूरे आश्चर्य से भरी पड़ी है।
चलिए इन सभी बातों को एक तरफ कीजिए और मेरे साथ इन शब्दों का खेल न खेलिए। अपनी शर्त को पूरा कीजिए। यामी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक याद है? मैं आरडीजे कंपनी की जनरल मैनेजर हूं, भला मैं क्यों अपनी शर्त और किए वादे से पीछे हटूंगी? देवेश कहता है कि तो फिर शुरू हो जाए। यामी कहती है कि क्या? अरे नहीं, इस कार में कैसे होगा? क्या हम घर चलकर इस बारे में बात करें? इस पर देवेश कहता है कि हाँ वही ठीक रहेगा, तो चलिए फिर। देवेश तेजी से कार भागते हुए ले चलता है। इधर यामी का तो इतनी तेज कार चलने की वजह से होश उड़े हुए थे और वो सोच रही थी, क्या सिर्फ कुछ दंड बैठक को देखने के लिए ये इतना तेज कार चला रहा है? दोनों यामी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। देवेश वही सोफे पर बैठ जाता है। यामी शर्माते हुए देवेश से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे ये करते हुए देखना चाहते हो अभी? देवेश कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए देर मत कीजिए। यामी कहती है कि मैं पहले ही बता देती हूं कि इस तरह का जिम एक्सरसाइज मैंने पहले नहीं किया है, तो गलती होने पर कोई शिकायत मत करना। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। यामी फिर अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए दंड बैठक करने लगती है। यामी के इस तरह के पोज के कारण देवेश के डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और एक 45 या 50 साल का आदमी अंदर आता है और इन दोनों को ये सब करते देख गुस्से से कहता है क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं। आखिर ये आदमी है कौन? क्या देवेश की अब पिटाई होगी या कुछ और? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। CH5 रोस्ट बाय ऑफिस कलीग्स। यामी घबराते हुए कहती है कि पिताजी आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यामी के पिता गुस्से में कहते हैं कि क्या मुझे यहां नहीं होना चाहिए था? हाँ, क्या मुझे बाहर कार में ही होना चाहिए था? हाँ। यामी घबराते हुए अपने पिता से कहती है पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा नया योगा टीचर है। इधर देवेश के भी पसीने आ रहे थे और मन में सोच रहा था कि अरे बाप रे, क्या ही गलत टाइमिंग है यार। यामी के पिता गुस्से में कहते हैं तुम क्या सोचती हो? मुझे नहीं पता कि योगा टीचर कैसे होते हैं? और वे सीधे घर में आ जाते हैं यहां और ऐसे दूर से घूर कर देखते हैं। यामी घबराते हुए कहती है अरे नहीं पिताजी, ये बहुत एडवांस योगा टीचर है, ये प्रैक्टिकल की जगह केवल बबल थ्योरी ही बताते हैं। यामी के पिता कहते हैं तुम उसकी साइड लेना बंद करो, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं। उधर सोफे पर देवेश सिर पर हाथ रख सोच रहा था कि वैसे योगा टीचर की जॉब भी अच्छी होती है, काश मैंने पहले कोई योग की ट्रेनिंग ली होती। तभी उसके पास यामी के पिता आकर बैठ जाते हैं। उनके अचानक उसके पास बैठ जाने से देवेश घबरा जाता है। यामी के पिता उसे गुस्से से घूरते हुए पूछते हैं ओ ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? देवेश उन्हें इतने गुस्से में देखकर घबराते हुए कहता है कि मेरा नाम देवेश है और मैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूं। जिस पर यामी के पिता मुंह बनाते हुए कहते हैं क्या ही मजाक कर रहे हो? क्या तुम कोई स्पोर्ट कार चलाते हो जो मेरी बेटी तुम्हारे साथ आएगी? देवेश सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, सच कहूं तो हाँ, मैं स्पोर्ट कार ही चलता हूं कैबर में। बाहर मेरी ही कार खड़ी है। यामी के पिता कहते हैं क्या बाहर खड़ी जैग्यूर कार तुम्हारी है? फिर वे देवेश के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम उन बिगड़े हुए लड़कों से ज्यादा समझदार हो। अब मुझे अपनी बेटी का तुम्हारे साथ होने में कोई दिक्कत नहीं है। देवेश मन में सोचने लगता है क्या ये कोई क्रिकेट मैच चल रहा है जो एक ही बल पर सब खेल ही बदल गया? इनका टोन तो बिल्कुल ही बदल गया। तभी यामी अपने पिताजी को समझने लगती है कि पिताजी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। जिस पर यामी के पिता कहते हैं कि हाँ हाँ, यंग लोगों की बातें हमें कहाँ समझ में आएंगी। और हाँ, मैं ये कहने आया था कि तुम दोनों साथ में यामी के दादाजी के 80वें जन्मदिन पर घर आ जाना और परिवार के बाकी बचे लोगों से मिल लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूं और तुम दोनों जो भी कर रहे थे उसे जारी रख सकते हो। और वे वहां से चले जाते हैं। यामी फिर देवेश से कहती है कि लगता है कि पिताजी ने हम दोनों के बारे में गलत समझ लिया है। देवेश कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और वो मिस यामी के थाई घुटने के ऊपर का हिस्सा को टच करता है, जिसके कारण यामी का चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत ही देवेश को धक्का दे देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? देवेश कहता है कि आपके मसल्स बहुत कमजोर हैं, आपको अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ पैरों वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए।
देवेश की बातें सुनकर यामी मन में सोचने लगती है, लगता है कि मैं ही गलत समझ लिया था, वो तो सिर्फ मेरा मसल्स चेक कर रहा था। तभी देवेश के फोन पर एक मैसेज आता है। देवेश मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक होटल में उसके कंपनी के सहयोगियों ने उसे फेयरवेल के लिए बुलाया था। इसे देखने के बाद देवेश अपना फोन अपने जेब में रखता है और जाते हुए कहता है कि मिस यामी, मुझे एक काम है तो मैं चलता हूं, लेकिन हाँ, अगली बार बाकी के 9 को करना होगा। यामी कहती है कि हाँ मैं जानती हूं, तुम डेविल कहीं के, धीरे से कहा। देवेश अपना कार लेकर उस होटल के लिए निकल जाता है जहां का एड्रेस उसके फोन में आया था और उसी होटल में पहुंच जाता है और उसके अंदर पहुंचता है। वहीं एक लड़की देवेश को बुलाते हुए कहती है, हे देवेश, यहां हम लोग यहां हैं, हमने तुम्हारे लिए एक सीट पहले से ही रिजर्व करके रखी है। देवेश वहां उन लोगों के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम श्वेता था। वहां टेबल पर कई लोग बैठे थे। ये लोग वही थे जिनके साथ देवेश पहले काम करता था एड डिपार्टमेंट में। श्वेता देवेश से कहती है कि देवेश, तुम्हें इतने गुस्से में आकर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम तो जल्द ही प्रमोट होने वाले थे, तब तुम डायरेक्ट बन जाते। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम गलत कह रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस से बुरी थी, और तुम कैसे जानती हो कि डायरेक्टर का पद इस देवेश को ही मिलता। जिस पर श्वेता कहती है कि देवेश का परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा था तो स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट का पद उसे ही दिया जाता। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि लेकिन अब नहीं, अब ये तो निकल जा चुका है, और मैं तो सुना है कि डायरेक्टर का पद मिस्टर रवि को दिया जा रहा है ना मिस्टर रवि। जिस पर रवि कहता है, हाँ ये सच है, मैं जल्दी डायरेक्टर बन जाऊंगा, उसके लिए मैं बाद में तुम सबको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगा। जिस पर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर रवि आप बेस्ट है। फिर वो कहता है, लेकिन आज का में मुद्दा देवेश है, तो हमें देवेश पर ही फोकस करना चाहिए। देवेश कहता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं बस शो ऑफ करने आए हो। जिस पर रवि कहता है कि अरे नहीं देवेश, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम सब तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे थे। और तुम्हारा अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि यहां इस बड़े शहर में रहना इतना आसान नहीं है। क्या तुम अपने परिवार में जा रहे हो। जिस पर वो दूसरा लड़का कहता है कि कौन सा परिवार, ये तो एक अनाथ है, इसका कोई घर नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता। क्या देवेश ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा या फिर कोई जवाब भी देगा। आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट FM नॉवल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना न भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।